आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में हम एक गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। मुद्दा है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को मिलने वाली न्याय की लड़ाई को लेकर। 19 वर्ष की मात्र हमारी बेटी अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित भाजपा नेता के वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करती है। ये नौकरी सिर्फ 28 अगस्त 2022 को लगी। महीना भर भी नहीं हुआ इस बेटी को भाजपा के नेता जिनका नाम विनोद आर्या है उनके रिजॉर्ट में 28 अगस्त के बाद सीधा 18 सितंबर महीने के भीतर अंकिता भंडारी पर कथित रूप से वीआईपी मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने का दबाव डाला जाता है, जो सबके सामने आ चुकी है सच्चाई। उसी दिन 18 तारीख को अंकिता इस वीआईपी को सर्विस देने से, आप समझ रहे हैं मैं शब्द का इस्तेमाल जो कर रही हूं उसका क्या मतलब है, उसे देने से साफ इनकार करती है बहुत बहादुरी के साथ कि वो कोई समझौता नहीं करेगी। उसकी हत्या कर दी जाती है। ये 18 तारीख को उसकी हत्या होती है और उसका शव चीला नहर में फेंक दिया जाता है। 19 से 22 सितंबर आप आ जाइए, 18 को हत्या होती है। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन तक एफआईआर नहीं होती। ध्यान रखिएगा, एफआईआर नहीं हो रही। मां बाप अपनी बेटी को खोज रहे हैं, कहते हैं लापता का मामला दर्ज कर लेते हैं। लापता होने का मामला, गुमशुदगी की रिपोर्ट और कोई गंभीरता नहीं कि बेटी 5 दिन से लापता है और रिजॉर्ट में थी। रिजॉर्ट के लोगों से पूछिए, कुछ नहीं, चली गई, लापता है, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। परिवार लगातार इसका दबाव बनाता है। तो 23 तारीख को अब सुनिए जरा, अब क्या हुआ? 19 से 22 तक लापता, कोई कार्रवाई नहीं, कोई खोजबीन नहीं, बस एक मामूली रिपोर्ट। 23 सितंबर को क्या होता है? स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट जो सबके सामने आकर कहती हैं कि पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के से सबक लेते हुए उसने इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया है और 23 सितंबर को बुलडोजर भी चल गया। बुलडोजर चलाने का एक ही मकसद था, अंकिता भंडारी वहां रहती थी, सब चीजों के सबूत उस रिजॉर्ट और अंकिता जहां रहती थी मौजूद थे और इन्हें पता था मामला गंभीर होने वाला है और इन्होंने उस पर बुलडोजर चलाकर, उस विधायक ने पुष्कर धामी जी के आदेश पर बुलडोजर चलाकर उन सभी सबूतों को नष्ट करने का काम किया है। अब आ जाइए 24 सितंबर, बुलडोजर 23 को चल गया है, एफआईआर मामूली दर्ज की जाती है गुमशुदगी की, लेकिन 24 सितंबर को अंकिता का शव मिलता है, चीला नहर ऋषिकेश से बरामद किया जाता है और जैसे ये शव बरामद होता है हाहाकार मच जाता है। अंकिता भंडारी के माता पिता उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं और जब सर से पानी गुजरा तो मजबूर होकर भाजपा नेता के बेटे विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या की गिरफ्तारी होती है, सौरभ भास्कर की गिरफ्तारी होती है एंड अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी होती है। इस गिरफ्तारी के बाद, ये गिरफ्तारी कब होती है? 24 को। बुलडोजर कब चल गया? 23 को। शव कब मिला? 24 को। अब उसके बाद देखिए 25, 24 के बाद 25 से 30 तक लोग सड़कों पर आए क्योंकि शव मिल चुका है। मामूली एफआईआर में देरी, लापता का मामला और बुलडोजर चला के सारे सबूतों को नष्ट करने के बाद जब जन आक्रोश सड़कों पर पूरा आंदोलन होता है तब सरकार को झुकना पड़ता है और तब मामला, मामूली एफआईआर नहीं, पुलिस का इसमें एक्सपर्टी नहीं थी कि वो इतने गंभीर मामले की जांच कर पाए, तो मुख्यमंत्री पर दबाव बनता है और मुख्यमंत्री उस दबाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा देते हैं। क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट, एसआईटी का गठन दबाव में। लेकिन हुआ क्या? 3 साल में वो वीआईपी कौन था नहीं सामने आता नाम। एसआईटी के मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया उनका वीडियो मैं अभी आपके पास दिखा देती हूं। अक्टूबर 22 आ गया है, अभी अक्टूबर में एसआईटी को जांच सौंपी जाती है, तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीआईपी एंगल को लेकर
भी भारी विवाद हुआ, लेकिन चुप्पी अब तक बनी हुई है कि वीआईपी कौन वीआईपी था जिसपे बेटी को खास सर्विस देने का दबाव बनाया कर उसके इनकार के बाद उसकी इस तरह से हत्या की जाती है। ये जो अब गिरफ्तार किए गए उनका वीडियो मैं आपके सामने, जिसपे कह रही थी एसआईटी की जांच के बाद 3 साल के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार देकर उम्र कैद उन दोषियों को दिखाना चाहती हूँ। वो वीडियो आपके सामने है। ये है कोर्ट में सजा मिलने के बाद जब तीनों आरोपियों को जेल से ले जाया जा रहा था, तभी सौरभ भास्कर, जिसे अंकिता की हत्या में उम्र कैद की सजा मिली है, कैमरे के सामने मुस्कुराता और पोज देता दिखा। उसकी ये बेशर्मी देखकर लोग गुस्से और हैरानी में हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग पूछ रहे हैं क्या इंसान की जान लेने की सजा इतनी हल्की लगती है कि एक हत्यारा हंस सके। आप देख रहे हैं दोषी करार दिए गए हैं, सजा हुई है, लेकिन मुस्कुराहट, हाथ हिलाते हुए, ऐसे जैसे माफी चाहूंगे, ऐसे लग रहा है जैसे आजादी के आंदोलन में कोई शहीद होने जा रहा है या शहादत देने जा रहा है, बेशर्मी के साथ। और ये वही उत्तराखंड है जिसे देवभूमि और वीरों की भूमि कहा जाता है। और आज 3 साल के बाद पुष्कर धामी, आप सीबीआई जांच के लिए माने नहीं हैं, आपको घुटनों पर जन आंदोलन उत्तराखंड के लोग लाए हैं। कौन लोग आपको घुटनों पर लाए हैं? ये वो लोग हैं जो इस बेटी को, उत्तराखंड की बेटी को, और देश भर से आवाजें उठी। अब एक और वीडियो दिखाऊंगी जिसमें एक सेना का जवान सरहद पर है, बर्फीली चोटियों के बीच से उत्तराखंड का वो जवान अपील कर रहा है। भाजपा की ही एक महिला नेता थूक रही है भाजपा पर कि मैं थूकती हूं कि तुम इस तरीके से उस वीआईपी को बचाने का प्रयास अब तक कर रहे हो। हमारी महिला कांग्रेस ने 3 साल पहले जब यह मामला एसआईटी को सौंपने की मांग हुई थी, हमारी महिला कांग्रेस 3 साल पहले भी सड़कों पर थी, अपने सर के बाल महिला कांग्रेस ने मुंडवा दिए थे। एक महिला के लिए यह सब करना आसान नहीं होता। 3 साल तक हमारी महिला कांग्रेस अंकिता भंडारी के परिवार के निरंतर इसलिए सिर्फ संपर्क में रही कि इस न्याय की लड़ाई में एक भरोसा, एक विश्वास कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको कानूनी तौर पर मदद चाहिए, आपको इस मामले को लड़ने के लिए आर्थिक तौर से मदद चाहिए, आपको एक राजनीतिक, क्योंकि संसद में आवाज उठेगी, विधानसभाओं में उठेगी, हमारे विधायक, हमारे सांसद उठाएंगे, उस तौर पे भी हम इस परिवार के लगातार संपर्क में रहे कि आपको विश्वास दिलाते हैं अंकिता भंडारी के मामले में वो वीआईपी कौन था और उसे बचाने का प्रयास 3 साल से कौन कर रहा है, वो भी बराबर के दोषियों ने आगे लाकर, सामने लाकर सख्त से सख्त सजाएं देने की हम लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। इतना करने में थोड़ा सी भी संकोच नहीं होता कि अगर हम जीतने वाले होते तो ये लड़ाई यहाँ तक चलती। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को। जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। और फिर अरे जब एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में लॉकडाउन लग सकता है, तो यहाँ तो 3 साल हो गए हैं। हमारी बहन अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप देख रहे हैं एक सेना का जवान कह रहा है कि एक दिन में नोटबंदी का ऐलान हो सकता है, तालेबंदी का ऐलान हो सकता है, लेकिन 3 साल बाद भी बेटी को न्याय नहीं। तो ये सवाल जब कहते कि एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, तालेबंदी, तो ये सवाल किसी और से नहीं, एक सरहद पे खड़ा जवान सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे कर रहा है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो बेटी को 3 साल में न्याय क्यों नहीं दिला सकते। अंकिता भंडारी के पिता के मुंह से आपने 2 नाम सुने, अजय कुमार और दुष्यंत कुमार के नाम। वो बार बार इन नामों को ले रहे हैं। कहां है ये 2 नाम? क्या एसआईटी ने इनसे पूछताछ की? कभी इनको बुलाया गया? इनकी भूमिका क्या रही? और आज तक भाजपा इन्हें क्यों बचाने के, या मुख्यमंत्री धामी आप प्रयास कर रहे हैं, ये जवाब आपको देना होगा। ये लड़ाई खत्म यहां नहीं होगी। ये लड़ाई
यहां से एक नया मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि हमारा आज भी मानना है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई 5 दिन तक, और एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुआ यह मामला था, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जाती रही। 23 सितंबर को जो बुलडोजर चलाया गया, बिना न्यायिक आदेश के बुलडोजर क्यों चला? कोई न्यायिक आदेश नहीं था, कोई पुलिस, किसी कोर्ट का आदेश नहीं था, तो विधायक ने बिना न्यायिक आदेश के बुलडोजर क्यों चलाया? सवालों के घेरे में विधायक भी है और बिल्कुल कटघरे में खड़ा होना होगा, क्योंकि उसने सबूत नष्ट करने का काम करके कार्रवाई के जो न्याय की प्रक्रिया में जो है बाधा डाली है। इसमें हम लोग बिल्कुल, आरोप है कि वीआईपी शामिल है, अनैतिक सेवाएं देने का दबाव था। एसआईटी सरकार द्वारा वीआईपी की पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? एसआईटी बताए कि क्या उसकी पूरी जांच में, पूछताछ में किसी वीआईपी का नाम आया या नहीं आया? आया तो कौन था? नहीं आया तो भी बोलिए। यदि वीआईपी मौजूद नहीं थे तो खंडन क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कोई वीआईपी नहीं था, और अगर था तो नाम सार्वजनिक करने से क्यों उसे रोका जा रहा है? क्यों लोगों को नहीं बताया जा रहा है? नैतिक जिम्मेदारी बनाम औपचारिक कार्रवाई, यह नैतिक जिम्मेदारी थी, पर इन्होंने औपचारिक कार्रवाइयां की हैं, सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए, बचने के लिए। दबाव के बाद विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित, सिर्फ पार्टी से निकाल दिया है हमने, लेकिन विनोद आर्य का रिजॉर्ट था, उसका बेटा शामिल था, बुलडोजर चला, सबूत नष्ट हुए, और ये सिर्फ पार्टी से आपने निकाला, लेकिन कानूनी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसी तरह की कोई सार्वजनिक माफी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, आपके विधायक, आपकी सरकार, आपके नेता इस बेटी के उसमें शामिल थे, आपने क्या किया? क्या केवल पूछना चाहते हैं, क्या केवल निष्कासन पर्याप्त है कि किसी को पार्टी से हमने निकाल दिया? क्या यह पर्याप्त है? यह सवाल आज हम पूछना चाहते हैं। क्या सत्ता में रहते हुए नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी कुछ नहीं है कि सारा कानून करेगा, लेकिन आप सत्ता में बैठे हैं और आप न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? ये भाजपा की तरफ से कुछ और नहीं, मात्र डैमेज कंट्रोल था, ना कि अकाउंटेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी, 2 शब्द आते हैं। ये सिर्फ इनका डैमेज कंट्रोल की अब नुकसान हो रहा है पार्टी की छवि का, लोग सड़कों पर है, इसको कैसे हम लोग बचाया जाए? महिला सुरक्षा, नारे बनाम वास्तविकता क्या है? बेटी बचाओ जैसे अभियानों के समांतर, पैरेलल ये सब होता है। नारा लगता है बेटी बचाओ, और निरंतर आप देखोगे बेटियों के दोषियों को बचाने का काम होता है। तो ये है नारे बनाम वास्तविकता। एक कामकाजी युक्ति, सत्ता संरक्षित रिजॉर्ट में असुरक्षित है। सवाल उठता है कि महिला सुरक्षा योजनाएं सत्ता समर्थित संस्थानों पर लागू नहीं होती हैं? हम पूछना चाहते हैं, क्या गरीब, अंकिता भंडारी के माँ बाप गरीब हैं, वो बच्ची नौकरी कर रही थी, घर का पालन पोषण कर रही थी, सवाल फिर उठता है क्या गरीब परिवार की बेटी का जीवन कम मूल्यवान है? उसकी कोई कीमत नहीं। वो एक गरीब की बेटी थी, अपने परिवार के पालन के लिए नौकरी कर रही थी, और उसके साथ ये सब महीने भर के नौकरी के समय ये हो जाता है। न्याय मिला, कहने को कहते हैं न्याय मिला, 3 लोग उम्र कैद हुई, लेकिन उन उम्र कैद वालों की शक्लें, चेहरे मालूम है, आ जाएंगे बाहर। उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर, उम्र कैद की सजा, झटके में सजा माफ, जेल से रिहा, लड़ना पड़ा फिर सुप्रीम कोर्ट को जाकर बेटी को, और सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय मिला कि कुलदीप सिंह सेंगर रिहा नहीं होगा। क्या गारंटी है ये रिहा नहीं होंगे, जिंदगी भर इनकी जेल में सड़ने को देंगे? नहीं, सुविधाएं देंगे, सड़ेंगे नहीं, ये सुविधाएं मिलेंगी, इसको पता है। इसीलिए ये जो तीनों दोषी अपराधी जेल भेजे जा रहे थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। न्याय मिला पर पूरा नहीं मिला। तीनों आरोपियों को सजा, लेकिन वीआईपी एंगल अभी अधूरा है। वो वीआईपी बाहर रहकर इन तीनों को बचाने का काम करेगा, खुद तो बचेगा, इनको भी बचाएगा, इसीलिए वो इतने आत्मविश्वास के साथ अंदर गए हैं। सबूत नष्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जिन्होंने पूरी तरह से सबूत नष्ट किए वो आजाद फ्री कैसे घूम रहे हैं? क्यों उन्हें कटघरे में ना खड़ा किया जाए? राजनीतिक संरक्षकों पर कौन बचा रहा है इस सब व्यवस्था में? इन सबको, वो भी बराबर का दोषी है, वो भी सामने आना उनका जरूरी है।
अंकिता भंडारी का मामला एक हत्या नहीं है। अंकिता भंडारी का मामला मात्र एक हत्या नहीं है, बल्कि सत्ता, संरक्षण और चुप्पी की राजनीति का एक, मैं कहूं, घिनौना चेहरा है। न्याय बेटियों को मिल रहा है, लेकिन सरकारों से नहीं, न्याय जन दबाव से मिल रहा है। जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, यहां न्याय मिलना मुश्किल है। सत्ता स्वयं जवाबदेही नहीं बन रही है कि सत्ता आगे आकर कार्रवाइयां करे, ऐसा नहीं हो रहा है। राजनीतिक परिवार कानून से ऊपर दिख रहे हैं। महिला सुरक्षा बिना सत्ता, निष्पक्षता के संभव नहीं है। सत्ता का पूरा इसमें जब तक हस्तक्षेप रहेगा, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तभी पूरा होता है जब अपराध, संरक्षण, चुप्पी तीनों पर कार्रवाई हो। और यहां पर अपराधी बचा हुआ है, वीआईपी, संरक्षण देने वाले बचे हुए हैं, और मुख्यमंत्री धामी जो चुप्पी बनाए हुए हैं वो भी बचे हुए हैं। हमारी मांगे हैं वीआईपी एंगल की पूर्ण और स्वतंत्र जांच हो। सबूत नष्ट करने के आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो। सबूत नष्ट करने वाली विधायक पर भी कार्रवाई हो। महिला कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों का सख्ती से अनुपालन हो, जो यहां पर भी नहीं हो रहा था। राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जवाबदेही भी तय हो, चाहे वो एक राज्य से दिल्ली की सत्ता में बैठे, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे मामलों के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र अनिवार्य कर दीजिए, जो हमने भी मांग की कि एक सिटिंग जज के अधीन सीबीआई की ये जांच की जाए। पर 3 साल लगे, आंदोलन करना पड़ा, बहुत लोगों को अपनी जो है अपना त्याग देना पड़ा हर चीज का, तब जाकर ये जांच होती है। लेकिन 3 साल मुझे लगता है अपराधियों को बचाने के में डर है कि ये सत्ता, ये सरकार कामयाब हो गई, क्योंकि 3 साल सब नष्ट कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मैं आपसे फिर कहती हूं, 3 साल मामला एसआईटी में चलता है, अब सीबीआई की जांच पुष्कर धामी जी कितने साल चलेगी, ये पूछना चाहते हैं। सीबीआई की जांच क्या फास्ट ट्रैक में करके 6 महीने के भीतर 2026 में ही वो वीआईपी कौन था, बुलडोजर चलाने वाले कौन थे, सबूत नष्ट करने वाले कौन थे, क्या सीबीआई निष्पक्षता के साथ बिना दबाव के 6 महीने के भीतर इसे अंजाम तक पहुंचा सकती है? अगर पहुंचा सकती है तब हम कहेंगे ये न्याय हुआ है। और अगर इस मामले को 2, 3, 4, 5, 6 साल तक और चलाकर हर चीज को नष्ट कर दिया जाएगा, तो ये मुझे लगता है ये न्याय नहीं, ये घोर अन्याय होगा, और इस लड़ाई को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लास्ट में यही कहूंगी, अंकिता भंडारी का मामला ये याद दिलाता है कि यदि सत्ता जवाबदेही नहीं रहेगी तो न्याय केवल संघर्ष से ही मिलेगा। यह श्वेत पत्र न्याय की पूर्णता, महिला सुरक्षा और लोकतांत्रिक जवाबदेही की मांग करता है। न्याय केवल अदालत से नहीं, सत्ता की जवाबदेही से पूरा होता है। यह आज हम जारी करते हैं, और मैं बिल्कुल इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच कब, कहां, कितनी आगे बढ़ती है, हमारी पल पल नजर इस पे रहेगी। और लगेगा कि अभी भी सीबीआई की जांच शुरू हुए समय हो गया है, लेकिन उस वीआईपी को बुलाया नहीं, पूछताछ नहीं, और 6 महीने तक भी हमें लगेगा, 8 महीने तक, तो फिर आप कुछ उम्मीद मत करिएगा। और हम भाजपा से कहते हैं, नैतिकता दिखाइए। जिन नेताओं के नाम अंकिता भंडारी के पिता ले रहे हैं, जिसे वीआईपी माना जा रहा है, उसे आपको उत्तराखंड की धरती से दूर रखना होगा। लेकिन आज भी वो उत्तराखंड का प्रभारी है, आज भी वो सक्रिय रूप से वहां पर उसका आवाजाही है, वो हर चीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भाजपा से मांग करते हैं, अगर थोड़ी सी भी अब शर्म और नैतिकता बची है तो इन सभी अपराधियों को उत्तराखंड की धरती और इस पूरी न्याय प्रक्रिया जांच से जो है दूर रखा जाए, ताकि निष्पक्षता के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई करके अंकिता भंडारी के माता और पिता को, जो इसमें आवाज उठा रहे थे, उन्हें हम न्याय दिला सकें।